हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। एंड एज यू ऑल नो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसे कंपलसरी कर दिया है यूजीसी ने। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली आपके अब फाइनली मेरिट डिसाइड की जाएंगी कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगी। सो ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी है एंड साथ ही साथ पीएचडी कोर्सेज के लिए भी है। बट करंटली नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिगार्डिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ही आई है एंड साथ ही साथ जो हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है दैट इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इटसेल्फ। तो अब जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते थे उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसे बढ़ा के कर दिया गया है 22 मई, जो कि पहले 6 मई थी। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे इनिशिएटिव जो है फ्री इनिशिएटिव है। हर हफ्ते में डेली 4 PM का जो स्लॉट होगा वो कोई ना कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विद रिगार्ड्स टू ह्यूमैनिटीज़ है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। सो होपफुली आपको ये पसंद आएगा एंड आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा जान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पैटर्न ऑफ CUET फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कि यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस ही होगा। तो लैंग्वेजेस जो लिस्ट है आपको दी गई है, मिनिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस का आपको एग्जाम देना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज आपका पेपर होगा। और दूसरा सेक्शन जो है वो 27 स्पेसिफिक जो है आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं डोमेन के रिगार्डिंग, उसमें से 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 45 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। सिमिलरली सेक्शन 3 में हमारे पास जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में यू कैन सी 75 क्वेश्चंस हैं, 60 अटेम्प्ट करने हैं, 60 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल टेस्ट है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगी आपके पास, न्यूमेरिक एबिलिटी होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, करंट अफेयर्स होंगे, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग होगी। तो ऑल इन ऑल टोटल आपके पास 175 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 140 आपको अटेम्प्ट करने कंपल्सरी है। सो अकॉर्डिंगली अगर आपका मेरिट लिस्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी में नाम आता है तो आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज से सोशियोलॉजी। एंड सोशियोलॉजी में फर्स्टली हम चीज़ जो आज पढ़ेंगे वो है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ अगर हम जाने वो डेमोग्राफी के बारे में जानेंगे कि डेमोग्राफी है क्या। तो एक सिंपल सी टर्म है, क्या कहती है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है हमारे पास डेमोग्राफी। और ग्रीक ओरिजिन से ये वर्ड आया था, 2 वर्ड्स हैं, दैट इज डेमोस जो कि पीपल को डिनोट करता है, साथ ही साथ ग्राफीन के जब हम लोगों को करते हैं डिस्क्राइब तो वो आ गया हमारे पास डेमोग्राफी। एंड साथ ही साथ ये ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस जो हैं वो पढ़ता है। हम डेमोग्राफी में हम ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या कि माइग्रेशन हो गया, कि क्या चेंज इन बर्थ रेट है, डेथ रेट, पैटर्न ऑफ द सोसाइटी या साइज जो है, ये सब वगैरह हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। डिफरेंट एज कैटेगरीज हम निकालते हैं, डिफरेंट जेंडर कैटेगरीज जो है हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। एंड इसे ऑल टुगेदर जब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं या सर्वे कहते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ी हिस्ट्री की तो हमें पता है कि यूरोप वॉज अ हब ऑफ कॉलोनलाइजेशन, राइट। तो इन द लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ये कॉलोनीज थी इन्होंने अपने आप को कंट्रीज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो जब कंट्रीज को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया तो हमारे पास अगेन ऐसे कि जो सोशियोलॉजी है यहाँ पे हमारे पास डेमोग्राफी में यूज क्यों हो रही है, या जो डेमोग्राफी का यूज सोशियोलॉजी क्यों कर रही है, क्योंकि वेरियस थ्योरीज वर डिराइव्ड आउट ऑफ इट। इसमें से एक थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स की वजह से हमारे पास किसकी थ्योरी है, एरिस्टोटल की थ्योरी भी है, ठीक है। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ द स्टेट है, उसमें 4 एलिमेंट्स दिए गए थे। उन 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट पॉपुलेशन का भी था, ठीक है। तो पॉपुलेशन का जो एलिमेंट काउंट करने के लिए क्या करना पड़ा यूरोपियन कंट्रीज को, जो कि नेशंस बन चुकी थी, कि एक मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डेवलप करना पड़ा। तो इस स्टैटिस्टिक्स को डेवलप तो उन्होंने किया, बट इसका यूज सबसे पहले किसने किया, अमेरिका ने किया इन द ईयर ऑफ 1790, ठीक है। पहले सेंसस अमेरिका ने किए, प्रोबेबली द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस, जिसको लेटर ऑन अडॉप्ट किसने किया, अडॉप्ट किया यूरोप ने एज वेल इन द अर्ली 1800s। तो इसके बाद क्या होता है, इंडिया ने सेंसस जो है शुरू कर दिए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी, बट आज़ाद इंडिया में सेंसस कब हुए, 1951 में, और मोस्ट रिसेंट कब हुए हैं, 2011 में, ठीक है। इसके बाद जो सेंसस है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज जो इंडिया परफॉर्म करता है इन दी वर्ल्ड, क्योंकि जो चाइना है बीइंग इट मोर पॉपुलस देन इंडिया, बट जो चाइना है हर 10 साल बाद अपने सेंसस को जो है पब्लिश नहीं करता। तो इंडिया जो है अपने सेंसस जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। तो अब हम जानेंगे डेमोग्राफी के बारे में कि फॉर्मल डेमोग्राफी होती है और सोशल डेमोग्राफी होती है, इनका डिफरेंस क्या है। फॉर्मल डेमोग्राफी में हम सिर्फ मेजरमेंट कर रहे हैं ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, एंड साथ ही साथ एनालाइज करेंगे पॉपुलेशन को डिफरेंट लेवल्स पे।
पे। वेराज सोशल डेमोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं फॉर्मल डेमोग्राफी में, ये उसको सोसाइटल रीजंस के साथ कंपेयर करके देखेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अब हम देख रहे हैं कि फॉर्मल डेमोग्राफी में कि जो ग्रोथ रेट है यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, कि नंबर ऑफ जो बर्थ है देवर इंटरेक्टिंग या उनका डायरेक्ट जो इंटर रिलेशन है कि जो बर्थ है वो कम है, डेथ रेट ज्यादा है, यानी कि ग्रोथ रेट नेगेटिव में है। सो एज अ रिजल्ट उसका रीजन क्या है, जो रीजन है वो सोशल डेमोग्राफी आपको स्पेसिफाई करेगी कि इस साल एंडेमिक हुई थी या इस बार हमारे पास पैंडेमिक हुआ था कि जिस वजह से जो डेथ रेट है वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू द बर्थ रेट। तो सोशल डेमोग्राफी का होना अलॉन्ग विथ फॉर्मल डेमोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल की सोसाइटी में पैटर्न को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो नेक्स्ट हमें जो है कुछ थ्योरीज पढ़ने की जरूरत है जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की या पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहली थ्योरी आती है माल्थुजियन थ्योरी। ये थ्योरी एक पेसिमिस्ट थ्योरी है, नेगेटिव थ्योरी है, इसे बहुत ज्यादा नकारा भी गया था एंड बहुत ज्यादा इसका मजाक भी लेटर ऑन उड़ाया गया था। तो ये थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना ये ग्रो कर रही है एट अ मच फास्टर रेट, बट जो ह्यूमन मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो लिमिटेड ही रहेंगे, वो ग्रो नहीं कर सकते इतनी रैपिड रेट पे जितनी रैपिड रेट पे हमारी ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है। क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, यानी कि 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे, 16 के 32 हो जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बढ़ती है। वेराज जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो सब्सिस्टेंस के मीन्स हैं वो सिंपली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे चलती है, यानी कि 2 के 4 होंगे, 4 के 6 होंगे, 6 के 8 होंगे। तो जो ह्यूमन मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो बहुत ही कम रेट पे ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन पॉपुलेशन। एंड साथ ही साथ अब पॉपुलेशन पे अगर आपको चेक रखने हैं तो आपको प्रिवेंटिव चेक्स करने पड़ेंगे, यानी कि जो विमेन है उन्हें अपने आप को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। सो एज अ रिजल्ट अगर विमेन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रही हैं, या अगर आप बात करेंगे ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रही है, तो नेचर की तरफ से ही पॉजिटिव चेक्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो होते हैं। फेमीन्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, या आप कहें एंडेमिक या डिजीजेस जो है वो फैल जाती हैं, वो नेचर्स मेथड ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन रहता है। तो ये चीज कही थी माल्थुजियन थ्योरी ने, एंड इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था लिबरल एंड मार्क्सिस्ट ने, क्योंकि लेटर ऑन ये थ्योरी फेल हो गई थी जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। तो ह्यूमन मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस जो है वो भी एट अ मच हायर रेट बढ़े, प्रोडक्टिविटी अगर बात करें एग्रीकल्चर की वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, एंड साथ ही साथ चल रही थी हैंड इन हैंड विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये थ्योरी इन शॉर्ट फेल हो गई। तो माल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये कहती है। एक थ्योरी हमारे पास आती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेजेस इस थ्योरी ने ले डाउन किए, एंड ये थ्योरी ये सजेस्ट कर रही है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी या डेवलपमेंट होगी हर एक सोसाइटी की, उसी हिसाब से हमारी पॉपुलेशन भी ग्रो करेगी। ठीक है, तो 3 ट्रांजिशनल स्टेजेस या 3 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं। अब जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसे फर्दर जो है डिवाइड कर दिया है 4 या 5 स्टेजेस में, बट ऑल इन ऑल हम 3 स्टेजेस को ही कंसिडर करके चलते हैं। पहली स्टेज कहती है कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। लो पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होगी हमारे पास? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो अंडर डेवलप्ड है और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है। ठीक है, और जो ग्रोथ रेट है वो भी कम रहेगा, क्योंकि हमारी जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो एज अ रिजल्ट डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी कि जो नेट रेट ग्रोथ रेट होगी वो भी हमारी कम होगी। इसके बाद डायरेक्टली ये थर्ड स्टेज बताती है। थर्ड स्टेज क्या कहती है कि अब हमारे पास अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, ठीक है, अब हमारे पास डेवलप्ड सोसाइटी है। थर्ड स्टेज जो ये चीज़ ले डाउन कर रही है कि हमारे पास ग्रोथ रेट ऑब्वियसली कम हो जाएगी क्योंकि हम एक डेवलप्ड सोसाइटी हो जाएंगे। ठीक है, डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडवांस कर चुकी होगी। सो अगेन डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट या नेट जो हमारी ग्रोथ रेट होगी वो अगेन स्मॉल होगी। इसके बीच का ही एक ट्रांजिशनल स्टेज आता है जहां पे हमारे पास डेवलपमेंट अभी हो रही होती है, यानी कि अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड के बीच में जो हमारी डेवलपिंग स्टेज है उसे ट्रांजिशनल स्टेज नाम दिया गया कि मूवमेंट फ्रॉम बैकवर्ड टू एडवांस स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगी, इकोनॉमी भी बेटर होगी। सो एज अ रिजल्ट जब पॉपुलेशन बढ़ेगी एट अ ड्रास्टिकल रेंज जो है वो बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो इंडिया की करंटली बात करें तो इस वक्त वो ट्रांजिशनल स्टेज पे है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कुछ डेफिनेशंस की, बर्थ रेट की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स कितने हो रहे हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डेथ रेट की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स एज पर 10 एज पर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर 1000 पीपल। ठीक है, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, कि फर्टिलिटी रेट की बात करें कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन।
ठीक है, इन द चाइल्ड बेयरिंग एज, और चाइल्ड बेयरिंग एज क्या है 15 to 49। और टोटल फर्टिलिटी रेट की जब हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ के एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दैट अ वुमेन कैन गिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ रिप्रोडक्टिव एज। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बेबीज अ वुमेन विल बी giving or women will be giving birth to with regards to the reproductive age। तो infant mortality rate की बात कर रहे हैं कि number of death of babies before the age of 1 year per 1000 live births। तो अगर हम बात करें maternal mortality rate की, जो number of women जो during the child birth जो है उनकी death हो जाती है per 1 lakh live births। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अगेन एक एवरेज जो है वो कैलकुलेट की जाती है कि एक एवरेज एज अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव or survive, and it is calculated on the basis of age specific death rate given at a particular period of time over a particular area। सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ विमेन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेन, जो कि 1000 मेन के बेसिस पे कितनी विमेन एग्जिस्ट कर रही हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद एज स्ट्रक्चर की बात करें पॉपुलेशन की, कि जो हमारा प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री है उनका एज ग्रुप क्या है उसको हम डिफाइन करते हैं, तो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद डिपेंडेंसी रेशियो की बात कर रहे हैं कि जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे बूढ़े या एल्डरली पीपल है 60+ हैं, या जो हमारे पास चिल्ड्रन है बिलो द एज ऑफ 14 और 15, ठीक है, जो काम नहीं कर सकते, उनको जब हम कंपेयर करते हैं विद द वर्किंग एज जिसको हम 15 से 64 बोलते हैं, उस रेशियो को हम डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। तो अब अगर हम बात करें साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, तो हमारे पास 1911 से 1920 के सेंसस की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो ग्रोथ रेट था बिल्कुल 0 था, ठीक है, और इनफैक्ट नेगेटिव में भी था अगर वर्ल्ड की लेवल पे बात करें, -0.3 ड्यू टू इन्फ्लुएंजा जो कि फैल गया था। तो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करें तो 5% के अराउंड जो है डेथ हुई थी इन द होल वर्ल्ड, तो क्वाइट अ हाई नंबर। तो इनिशियली जो है धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुआ ये ग्रोथ रेट। अब करंटली हमारे पास जो ग्रोथ रेट है 17.7 चल रहा है, और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखें 1.63 चल रहा है। तो इनिशियली जो बिल्कुल 0 था ग्रोथ रेट, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं पैरेलल लाइन जो है वो बढ़नी शुरू होगी। एज अ रिजल्ट जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और जो डेथ रेट है वो कम हो रही है, बर्थ्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। सो अब अगर हम बात करें कि ये बर्थ रेट या जो डेथ रेट है इसे हम कम कैसे कर सकते हैं, डेथ रेट को कम करना इज द मेन इशू कि हम चाहते नहीं है ना, तो डेथ रेट जो है उसे कम करने के लिए कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ कि एपिडेमिक्स जो है वो कम हो गए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग स्टेज पे पहुंच गई। तो अब जो हमारी सोसाइटी जब ग्रो कर रही है तो वो एपिडेमिक्स जो है वो कम होने लग गए, ठीक है, ड्यू टू हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो भी इंप्रूव हो गया था, मेडिसिन ग्रो हो रही है, या साथ ही साथ अगर आप कहें मेडिसिन के अंदर रिसर्च भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, एंड गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बात करें या कंट्री की भी बात करें, राइट। तो हेल्थ सिस्टम जो है वो बेटर हो गया, एपिडेमिक्स कम हो गए, साथ ही साथ फेमीन्स कम हो गए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट होने लगी, मॉडर्नाइजेशन हो गई, तो लोगों को खाने के लाले फिलहाल तो नहीं पड़े हैं, सो एज ए रिजल्ट फेमीन्स कम हो गई। एंड साथ ही साथ जो बर्थ है इसे हम सोशो कल्चरल फिनोमेना भी मान के चलते हैं कि पहले जो सोसाइटी थी वो उसकी अलग सोच थी। आज की सोसाइटी अगर हम बात करते हैं कि अर्लियर जो सोसाइटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो उस टाइम पे मेल चाइल्ड का होना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली मैटर नहीं करते थे। बट आजकल की जो फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट, सो जो पीपल है दे आर मेनली फोकसिंग ऑन सिंगल चाइल्ड पॉलिसी और डुअल चाइल्ड पॉलिसी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ देयर चाइल्ड। सो एज ए रिजल्ट जो हमारा बर्थ है वो मियरली जो है अब सोशो कल्चरल फिनोमेना बन के रह गया है, यानी कि सोसाइटी और कल्चर को फॉलो करते हुए एक फिनोमेना बन के रह गया है। तो अब बात करते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो आई एम सेइंग कि इंडिया एज अ यंग कंट्री, सेंसस के बेसिस पे मैं वो प्रूव करूंगी कैसे, कि जो हमारी वर्किंग एज है 15 से 59 ईयर्स तक हमने देखी है, 2026 में 64% जो है वो वर्किंग क्लास में होंगे हमारे पास, है ना, या वर्किंग एज ग्रुप में होंगे। तो जो डिपेंडेंट्स हैं वो अगर 60+ की बात करें, एल्डरली की बात करें, तो वो 12 होंगे, एंड साथ 12% होंगे 0 to 14 ईयर वाले, यानी कि जो बिल्कुल अभी कमा ही नहीं सकते वो 23% के अराउंड हो जाएंगे, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास जो हमारी वर्किंग क्लास है दैट विल बी मोर, एज अ रिजल्ट हमारा जो ग्रोथ है रेट उसे बढ़ना ही चाहिए। बट अगेन ये डेमोग्राफिक्स हमें बता रहे हैं, बट यहाँ पे सोसाइटल पैटर्न्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सोसाइटल पैटर्न्स क्या है उसे हम देखेंगे। तो सोसाइटल पैटर्न्स में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का,
वो ये कहते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स जो है रिलेटिव टू नॉन वर्कर्स इन द पॉपुलेशन तो है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एज की जो वर्किंग पॉपुलेशन है इज रफली दैट बिटवीन 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज। ये पैरामीटर उन्होंने डिफाइन कर दिए कि जो वर्किंग एज ग्रुप है मस्ट सपोर्ट इटसेल्फ फर्स्ट, ताकि वो अपने आप को सपोर्ट करे तभी वो अपने से एल्डरली या अपने से जूनियर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। पहली चीज के सब्सिस्टेंस के अलावा भी एक्सेस में उनके पास अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ उनके पास विलिंगनेस टू वर्क होनी चाहिए एंड साथ ही साथ चेंजेस इन द एज स्ट्रक्चर ड्यू टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लोअर्स द डिपेंडेंसी रेशो, ठीक है, और द रेशो ऑफ नॉन वर्किंग एज टू वर्किंग एज पॉपुलेशन दस क्रिएटिंग द पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो पोटेंशियल हमारे पास फॉर जनरेटिंग ग्रोथ ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल है इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है इनटू एक्चुअल ग्रोथ, ये सिर्फ तभी हो सकती है कि जो वर्किंग एज के लोग हैं ये इंक्रीज कर रहे हैं लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कि जैसे अब एक वर्कर का बच्चा है, अगर वो वर्कर ना बन के अच्छे इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉय कर रहा है, अच्छे एजुकेशन जो है हासिल कर रहा है और एक अच्छे अगर आप कहेंगे लेटर ऑन स्टेज पे एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, तभी उसे ग्रोथ कहा जाएगा। यानी कि अगर एक लेबरर का बच्चा लेबरर ही बन रहा है तो लेटर ऑन उसमें ग्रोथ कहाँ से होगी। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, विलिंगनेस टू वर्क, ठीक है, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेमोग्राफिक्स को अगर हम इजीली प्रूव या सक्सेसफुली अचीव तभी कर सकते हैं ताकि अगर एजुकेशन लेवल हाई होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल हाई होगा, वर्किंग एज के बच्चे विलिंग होंगे टू वर्क एंड उनकी जो अर्निंग होगी वो अपने सब्सिस्टेंस से ज़्यादा होगी ताकि वो डिपेंडेंट जो रेशो है उनको सपोर्ट कर सके। सो अगर इफ़ दे रिमेन अनएम्प्लॉयड देन दे विल नॉट बी एबल टू अर्न एट ऑल एंड बिकम द डिपेंडेंट्स रादर दैन द earners। तो 10 जो ये स्ट्रक्चर है एज चेंज का इट सेल्फ कैन नॉट गारंटी एनी बेनिफिट्स अनलेस इट इज प्रॉपरली यूटिलाइज थ्रू प्लान्ड डेवलपमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने की जरूरत है कि सिर्फ डेटा सामने रख देना बिल्कुल गारंटी जो है वो नहीं देता, श्योरिटी नहीं देता। बहुत सारे ऐसे पैटर्न जो हैं सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें समझने की यहाँ पे हमें जरूरत है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो की, तो सेक्स रेशो को अगर डिफाइन करें कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो यहाँ पे अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी कि जैसे केरला हो गई, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, वहाँ पे हमारे पास जो सेक्स रेशो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि अबव 951 एंड अबव है। सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स की जैसे पंजाब, हरियाणा की, ये स्टेट्स अब ध्यान में रखिए, मैं आपको बताऊंगी क्यों। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेक्स रेशो है दैट इज बिलो 875। तो अभी केरला हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, वेस्ट बंगाल हो गई, ये जो अदर स्टेट्स हैं जिनको पिंक में मार्क किया गया है, यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, वहाँ पे विमेन के ऊपर डिपेंडेंसी फॉर सब्सिस्टेंस इज क्वाइट मच, उनके कस्टम्स ही ऐसे हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ लिटरेसी रेट इज क्वाइट हाई क्योंकि वहाँ पे अगर आप कहें वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिस वजह से यहाँ पे वी कैन सी कि हमारे पास जो सेक्स रेशियो जो है बहुत ज़्यादा हाई है। वैरस अगर हम यहाँ पे बात करें पंजाब और हरियाणा की, काफ़ी रिच बेल्ट्स है बट स्टिल जो सेक्स रेशियो है वो कम है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास गर्ल चाइल्ड की आ जाती है कि जो लोग हैं बीइंग इट कि वो रिच हैं या पुअर हैं, दे डू नॉट वांट अ गर्ल चाइल्ड टू बी बॉर्न इन देयर फैमिली, क्योंकि हमारे पास हम देख रहे हैं फीमेल जो है फीटिसाइड के केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में आए दिन हम देखते रहते हैं ना। एंड साथ ही साथ जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। दो लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बट ऐसे केसेस सामने आते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास फैक्टर में आते हैं रीजनल पैटर्न एंड पॉवर्टी, कि क्या पॉवर्टी रीजन है कि जो हमारे पास सेक्स रेशियो कम है? जी नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स अगर हम पीछे डाटा की बात करें तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं है। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले कर रहा है, यानी कि जो रिच बेल्ट्स हैं वहाँ पे भी हमारे पास सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, तो पॉवर्टी वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। साथ ही साथ जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस फैमिलीज हैं दे वांट कि उनकी फैमिली में एक मेल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी फैमिली को कोई आगे चला सके। एंड साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हैं, उनकी जो रीच आउट है या उनकी जो रीच है टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी भी है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पे अर्लियर जो है हम प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, दो इट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया, बट बहुत सारे ऐसी अप्रोचेज है क्योंकि इकोनॉमिकली दे आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन वेरी मच ब्राइब द डॉक्टर इटसेल्फ एंड गेट टू नो के जेंडर कौन सा है, या बहुत सारे ऐसे आड़े तिरछे जो तरीके हैं उसके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, दो इट इज़ नॉट लीगल इटसेल्फ। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया था, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एंड रेगुलेशन प्रिवेंशन एंड मिसयूज एक्ट जो है इसको पास भी किया है, इसके स्ट्रिंजेंट लॉज भी बनाए हैं। एंड येट अगर हम बात करें लिटरेसी जो है वो मैटर करती है। इसके अलावा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस फैमिलीज जो है ये डेटा प्रूव कर रहा है कि वो फैमिलीज नहीं चाहती कि उनकी फैमिली में कोई
फीमेल रहे, इसके अलावा उनके पास एक मेल जो है चाइल्ड होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो अब हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की अगेन, कि लिटरेसी इज रिक्विजिट या प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन, ठीक है। एंड साथ ही साथ एजुकेशन होगी तो एम्पावरमेंट होगी। हमने पीछे भी देखा कि हमारे पास जो डिपेंडेंसी रेशो है वो डायरेक्टली एजुकेशन को एक जो है रीजन भी दे रहा था कि एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ टू एक्चुअली टेक प्लेस। तो जो मोर लिटरेसी होगी हमारे पास इंडिया में, तो ग्रेटर कॉन्शियसनेस ऑफ करियर ऑप्शन होगी, ज़्यादा लोग या ज़्यादा दिमाग होंगे, ज़्यादा इनोवेशन होगी, एंड साथ ही साथ पार्टिसिपेशन उनकी ज़्यादा होगी इन द इकोनॉमी। तो जो ये हमारी लिटरेसी रेट है ये जेंडर पे भी डिपेंड करती है। इनिशियली अगर हम बात करें जेंडर में, जो मेल है दे वर मोर लिटरेट, बट रीसेंट ट्रेंड्स जो हमें बता रहे हैं कि विमेन लिटरेसी रेट भी बढ़ा है। साथ ही साथ जो सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, कुछ जो सोशल ग्रुप्स जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं, इनको इतना पहले मौका नहीं मिलता था पढ़ाई करने का, ठीक है। अब जैसे जैसे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज आ रही हैं, गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव ले रही है कि इनकी भी जो सोशल बैकवर्डनेस है उसे खत्म किया जा सके, इसीलिए जो है लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए ऑल इन ऑल कि ताकि हमारा जो इकोनॉमी है उसे भी ग्रो कराया जा सके। साथ ही साथ रीजनल वेरिएशंस भी हैं कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं वो बिल्कुल ही लिटरेट है, यानी कि केरला की जैसे हम एग्जांपल देती हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, वेराज कुछ ऐसी स्टेट्स है जैसे अगर हम बात करें झारखंड की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी रेट है। तो रीजनल जो है वेरिएशंस हमारे पास है। तो इनइक्वालिटी इन लिटरेसी रेट जो है ऑल इन ऑल अगर हम देखें वो नलीफाई कर देता है हमारे लिटरेसी रेट को, जैसे केरला की लिटरेसी रेट को नलीफाई कर देगा बिल्कुल ही हमारा इलिटरेसी रेट जो झारखंड में प्रिवेल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो ये इनइक्वालिटी इन लिटरेसी रेट ऑल ओवर द इंडिया जो है इकोनॉमिक को कहीं ना कहीं, या इकोनॉमी को हमारे जो है स्टैग्नेंट या डेवलप होने से आगे फर्दर एटलीस्ट रोक रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूरल अर्बन डिफरेंसेस की, कि जो हमारी माइग्रेशन है रूरल एरिया टू अर्बन एरिया में क्यों हो रही है, ठीक है। अब ये ट्रेंड्स हमें बता रहे हैं कि हमारी रूरल और अर्बन जो पॉपुलेशन है वो कितने डिस्ट्रीब्यूशन में है। 31.2 जो है अर्बन एरियाज में रह रही है, 68.8 जो है हमारे पास रूरल एरियाज में रह रही है। एंड इवेंचुअली हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में माइग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट जो एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दो हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इंडिया के गवर्नमेंट के पास वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से नहीं हो रहा। सो एज अ रिजल्ट कि 68.8% जो लोग काम कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उसका जो आउटपुट आ रहा है वो नॉट इवन द डोमिनेटिंग फैक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट इज़ अ मेथड, या अगर आप बात करें इट इज़ अ क्वेश्चन टू वरी अबाउट। वेराज कि जो 31.2% पॉपुलेशन है, इनमें से चंद पॉपुलेशन जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर में काम कर रही है वो डोमिनेट कर रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी को। सो इट इज़ अ क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड कि जो एग्रीकल्चर हमें यूज़ कर रहे हैं, लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द कंट्री है, स्टिल वो हमारा जीडीपी में इतना योगदान नहीं दे रही। एंड साथ ही साथ जो हमारी अर्बन माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम रूरल एरियाज, इसका रीज़न क्या है? पहली चीज़ कि नॉन फार्म रूरल ऑक्यूपेशंस, कि जो हमारे रूरल एरियाज में लोग रह तो रहे हैं, अगेन मैं बता रही हूँ डेमोग्राफी कुछ और बता रही है, रीजंस क्या क्या है कि वो जो इतना आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। पहली चीज़ कि नॉन फार्म रूरल ऑक्यूपेशंस हैं, कि लोग वहाँ पे रह तो रहे हैं रूरल एरियाज में, बट वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कर ही नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया है। तो इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन में रहते ज़रूर वो रूरल एरियाज में है, बट दिन में शहर में आके काम करके वापस चले जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ रैपिड ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन है, तो अर्बन इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। तो द ट्रेंड इज़ लाइक कि दे वॉन्ट टू प्रैक्टिस और दे वॉन्ट टू टेक अप अ जॉब इन एन अर्बन एरिया एज कम्पेयर टू वर्किंग इन द यू कैन से फील्ड्स। एंड साथ ही साथ जो डिक्लाइन इन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गई, वो सारी गवर्नमेंट के अंडर है। इनिशियली तो कोई ऐसा एसेज रूल नहीं होता था, तो ये रिसोर्सेज जो हैं हर एक इंडिविजुअल के एरिया के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड थे। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जब कम हो गए तो लोग जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उन्हें कम करना शुरू कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स द यू कैन से सिटीज इटसेल्फ। एंड साथ ही साथ फूड अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि किसान पहले जो है यू कैन से बिजनेस करने के लिए नहीं कमाता था, अपने सब्सिस्टेंस के लिए कमा रहा था, बट अब उसे अपने साथ साथ बाकी जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसके लिए भी यू कैन से ही विल हैव टू वर्क, राइट। तो उनकी जो फूड अवेलेबिलिटी अपने लिए थी वो कम हो गई है। सो एज अ रिजल्ट जो हमारा रीज़न है माइग्रेशन का कि वो फूड अवेलेबिलिटी जो उनको पहले मिल रही थी वो अब नहीं है, उन्हें खुद से ही जो अनाज उगा रहे हैं उन्हें वो खुद से खरीदना पड़ रहा है। सो एज अ रिजल्ट फूड अवेलेबिलिटी उनको कम हो गई तो वो माइग्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ
रिलेटिव एनोनिमिटी, कि जब एक गांव में रहता है कोई लोग, सभी को यू कैन से कि कास्ट सिस्टम अभी तक पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, राइट। तो जो लोग हैं अर्बन एरियाज में अभी रह रहे हैं, जो गांव में लोग रहते थे, उनको जो है पहले से ही सारा बैकग्राउंड किसी फैमिली का पता है, तो उस एनोनिमिटी को प्रिवेल करने के लिए वो एक अर्बन एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें कोई नहीं जानता, उनके बैकग्राउंड को कोई नहीं जानता, ताकि उन्हें भी एक सोशल स्टेटस मिले जो उन्हें गांव में रहते हुए नहीं मिल रहा था। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। तो अब पॉपुलेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें कि हमारा जो इंडिया की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले स्टेज चल रहे हैं, राइट, ट्रांजिशनल स्टेज चल रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। इसके अंडर क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 1975-1976 में, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बांग्लादेश को फॉर्मेशन भी हुई थी, इकोनॉमी भी ऑल टाइम लो पे चल रही थी, राइट। सो अंडर दैट सिचुएशन क्या हुआ कि फैमिली प्लानिंग के नाम पे जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ज़बरदस्ती स्टरलाइजेशन शुरू कर दी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एज वेल। तो वो स्टरलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन की तरफ से भी मतलब सहना पड़ा था, बहुत ज़्यादा लताड़ें भी हुई थी इस पॉलिसी की। तो अल्टीमेटली इमरजेंसी जब खत्म हुई, इससे या आप कहेंगे स्टरलाइजेशन जो प्रोसीजर है इसे खत्म कर दिया गया था, इसे अबॉलिश कर दिया गया था, और ये नेशनल फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है इसका नाम बदल के नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम रख दिया गया था आफ्टर द इमरजेंसी इटसेल्फ। तो अब जो है हमें फैमिली प्लानिंग या जो पॉलिसी है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट मेजर्स को अपनाना पड़ेगा ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल करे, क्योंकि इन दी एंड हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड इट इज़ अ टाइम वेयर द कंट्रीज नीड टू सी फॉर इटसेल्फ, है ना, कि हर एक कंट्री को डिसाइड करना है खुद से कि उसको अपने रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, तभी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी ऑल इन ऑल, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन है हमारे पास, राइट। सो अब इसके अकॉर्डिंगली एक नई हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल दी गई थी, जिसमें फैमिली प्लानिंग के कुछ टेक्निक्स जो हैं उसे मेंशन किया गया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।